हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो चलिए आपके पढ़ाई को बेहतर से बेहतरीन बनाया जाए और उसके लिए एक नया वीडियो। तो इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। इससे पहले हम लोगों ने वेलोसिटी पढ़ा हुआ है। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। इसमें यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ पिछले वीडियो में हमने आपसे कहा था कि इसके बाद हम लोगों को यह भी जानना है कि वेलोसिटी कब चेंज होता है, कब कहेंगे कि हाँ वेलोसिटी चेंज हो गई, क्या कंडीशन है उसके लिए कि वेलोसिटी चेंज हो गया, उसके लिए कोई क्राइटेरिया है क्या। तो उसके बारे में भी हम लोगों को यही पढ़ना है। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, क्योंकि ये आपको एग्जाम के टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि सारा वीडियो क्या है, टॉपिक वाइज है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन को लिख लेते हैं, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी को यूनिफॉर्म स्पीड से हम लोग कंपेयर करेंगे। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, velocity of an object said to be uniform, to be uniform if object covers equal displacement equal displacement in equal interval of time, in equal interval of time। अभी अभी हम लोगों ने हमने कहा कि इसको हम लोग कंपेयर किससे करेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड से। तो अब ध्यान से देखो कि वेलोसिटी के बारे में हमने लिखा कि यहां इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर आपने स्पीड का, टाइप्स ऑफ स्पीड का लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाके एक बार जरूर प्लेलिस्ट को विजिट करो। वहां पे केवल ये चेंज हुआ है कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और यहां क्या आया है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बस इतना सा स्लाइट डिफरेंस है, एकदम छोटा सा बारीक सा डिफरेंस है। अगर आपने एक चीज को समझ लिया और दोनों को कोरिलेट करने के लिए सीख लिया तो फिर काम हो गया, काम खत्म है। चलिए अब इसको आगे समझते हैं। यहां हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं नंबर लाइन को। 0 किलोमीटर, किलोमीटर नहीं मीटर कर लेते हैं, ये 0 ही रहने देते हैं। 500 मीटर, 1000 मीटर, 1500 मीटर। कोई परेशानी यहां तक। और इसके साइड में लिख देते हैं कि नाउ दिस डायरेक्शन इज ईस्ट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन हमने क्यों लिखा, बिना डायरेक्शन लिखे, अगर बिना डायरेक्शन लिखे ही कर देते तो काम तो क्या हो जाता। तो फिर यहां इसे डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते हम लोग, फिर कहते हैं कि हाँ हो सकता है कि किसी भी 500 मीटर किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। हो सकता है कि चलना शुरू किया, एक ऑब्जेक्ट ने यहां से मूव करना शुरू किया और मूव करते हुए वो यहां तक पहुंचा और 500 मीटर हो गया। फिर यहां से वो मूव करना शुरू करता है और फिर यहां इस तरह से पाथ को फॉलो करते हुए बहुत बढ़िया डिजाइन बन गया, यहां तक पहुंचा। तो इस तरह का भी तो पाथ फॉलो कर सकता है वो, कि घूम फिर कर आए। जब हम लोगों ने ये सॉरी जब हमने यहां ईस्ट लिख दिया तो ईस्ट लिखने का मतलब है कि अब हम लोगों ने डायरेक्शन फिक्स कर दिया है कि अब जो भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो सीधी रेखा में जाएगा, एक डायरेक्शन में जाएगा, सिंगल डायरेक्शन में जाएगा। और जब सिंगल डायरेक्शन में जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं वेलोसिटी। जो ही डायरेक्शन चेंज होता है उसे हम लोग क्या कह देते हैं, स्पीड। तो चलिए फिलहाल ये डिजाइनदार डायरेक्शन को मिटाया जाए और आगे बढ़ा जाए। तो यहां चलना शुरू किया ऑब्जेक्ट ने। जब ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया तो टाइम उसने देखा कि 00 जब स्टार्ट ही किया था तो अभी सुबह के 6 बज रहे थे, और उसके बाद 500 मीटर ट्रैवल करने में उसे टाइम हो गया 5 AM, सुबह का ही है। फिर आगे जब वो मूव करता है तो फिर कितना टाइम हो जाता है, 6:10 AM, सुबह का है। 6:15 सुबह का ही टाइम है। तो इस तरह से जब वो टाइम ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो इक्वल टाइम लग रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। 500 मीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया उसने, 500 मीटर, टाइम कितना लगा, 5 मिनट। टाइम कितना लगा, 5 मिनट।
10:05 से लेकर 10:10 तक कितना टाइम लगा? 5 मिनट। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 500 मीटर। अगेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 500 मीटर। टाइम कितना लगा? 5 मिनट। बात समझ में आ गई? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये समझ में आ रहा है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हो जाएगा रेन ड्रॉप। दूसरा एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस। ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस। अब यहां एक टर्म जो आ गया है ये रेन ड्रॉप। ये तो बड़ी विचित्र बात लग रही है कि रेन ड्रॉप जब ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसे खींचने का काम करेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो ही खींचेगा तो उसका एक्सीलरेशन बढ़ना चाहिए, तो इसकी स्पीड भी बढ़नी चाहिए। और जब उसकी स्पीड बढ़ेगी तो फिर वो वेलोसिटी में कहां रहेगा कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जरा ठहरो और समझो बातों को। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो उसे नीचे की ओर पुल कर रहा है, साथ ही साथ उसके बाद अब थ्रस्ट फोर्स भी तो लग रहा है, एयर भी तो उसे अब ऊपर की ओर धक्का देने की कोशिश कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। तो जितना ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे करने की कोशिश कर रहा है उसी रेशियो से उसे अब थ्रस्ट फोर्स उसे बैलेंस कर रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि रेन ड्रॉप जो है उसकी स्पीड जो होती है वो स्पीड फिक्स होती है, वो उसकी जो है इक्वल डिस्टेंस में इक्वल डिस्प्लेसमेंट वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करता है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है रेन ड्रॉप का। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसे अब आप रिलेट कर लो यूनिफॉर्म स्पीड से। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी की ओर। तो एग्जैक्टली इसी के जैसा डेफिनेशन लिखेंगे ताकि याद कर रखने में हमें आसानी हो। इससे पहले हम लोगों ने नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में भी और यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में भी एक जैसा लिखा था। अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है यूट्यूब को, उसको प्लेलिस्ट को, तो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके विजिट कर लो। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट said to be uniform if object does not cover equal displacement in equal interval of टाइम। जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या इसका वाइस वर्सा लिख सकते हैं कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बात समझ में आ गया? तो चलिए ऑब्जेक्ट को फिर से स्टार्ट कर दवाते हैं। 500 मीटर। अच्छा, टाइम को हम लोगों ने फिक्स किया है ना, तो चलो पहले टाइम को लिख लेते हैं। 6, यहां से 0 से शुरू कर लेते हैं। 6 AM, 6 और 7 कर लें, इसे 7 कर लेते हैं। 7 AM, 8 AM, 9 AM, और इसे भी कहाँ ले चलते हैं? टुवर्ड द नॉर्थ ले चलते हैं। बहुत हो गया ईस्ट डायरेक्शन में, इसे नॉर्थ डायरेक्शन में लिख देते हैं। ये किधर की ओर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में। यहाँ से चलना स्टार्ट करता है ऑब्जेक्ट। 1 घंटे में ये 10 किलोमीटर ट्रैवल करता है। अगले 1 घंटे में ये 50 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है। 40 किलोमीटर का डिफरेंस आ गया। उसके बाद अगले 70 किलोमीटर। अब ध्यान से अगर देखो तो टाइम का जो डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस है 1 आवर का। टाइम डिफरेंस बिटवीन ईच पॉइंट इज 1 आवर। 1 घंटे का टाइम डिफरेंस है, लेकिन यहां से यहां तक के डिस्टेंस की बात करें तो ये कितना ट्रैवल कर लेता है?
यहाँ से यहाँ तक में ये 10 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक में 40 किलोमीटर, इस बीच में 20 किलोमीटर। कुछ समझ में आ रहा है कि जब हम लोग देख रहे हैं कि टाइम तो बराबर लग रहा है 1 आवर का, लेकिन डिस्टेंस क्या हो रहा है, अलग अलग है, डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल कर रहा है, तो उस कंडीशन में से क्या कहेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और ऐसा ही हम लोगों ने देखा था किसके कंडीशन में, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के कंडीशन में। वहां केवल डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पर हमें क्या लिखना था, डिस्टेंस। तो जब यही डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन फिक्स नहीं होता तो फिर एग्जैक्टली यही क्या लिख देते, किसके लिए, स्पीड के लिए। तो इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल लिख लो, स्टोन dropped from the top of the building। एक इसका एग्जांपल ये हो गया। दूसरे एग्जांपल की बात करें, अ बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ। अ बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ, जैसे कि आपके छत पे घूमता हुआ फैन, आपके सर के ऊपर घूमता हुआ फैन, जो फैन मूव कर रहा है वो किस में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। क्यों, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तीसरा, स्टोन थ्रोन अपवर्ड। जब हम लोग पत्थर नीचे से ऊपर की ओर थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो पहले क्या होती है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है। जो ही फेंकते हैं तो ऊपर की ओर बढ़ता है वो, और उसे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर खींचना शुरू करता है। तो जो ही फेंकते हैं उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है, और जो ही ग्रेविटेशनल फोर्स उसे खींचना शुरू करता है तो कुछ दूर ऊपर जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे एक सर्टन हाइट पर जाकर रुकता है, फिर वो डाउनवर्ड नीचे की ओर आता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे कि वो कौन सा स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड नहीं, वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। क्यों नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन तो नहीं बदल रही है, क्योंकि ऊपर हमने फेंका वो अपवर्ड गया और उसके बाद फिर डाउनवर्ड वो नीचे की ओर आया, तो उसकी डायरेक्शन तो नहीं बदल रही है, बट स्पीड बदल रही है। वो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम जितना एक सर्टेन टाइम में डिस्टेंस फर्स्ट टाइम में उसने ट्रेवल किया उतना सेकेंड टाइम में नहीं किया, थर्ड टाइम में नहीं किया। तो इसलिए नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म स्पीड को इस तरह से हम लोग कैटेगराइज करने का काम करेंगे। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एवरेज वेलोसिटी की ओर। तो क्या होता है एवरेज वेलोसिटी, सबसे पहले इसके डेफिनेशन को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। द रेशियो ऑफ total displacement by total time taken। इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज स्पीड का डेफिनेशन आपको याद है। एवरेज स्पीड के केस में हम लोगों ने क्या लिखा था कि द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। यहां अगर हम लोग बात करें कि पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया, पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया, वो पॉइंट बी पर पहुंचा, फिर पॉइंट सी पर, और फिर पॉइंट टी पर। तो यहां से लेकर यहां तक जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि ये जब भी चलेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम लोग समझ लेते हैं कि ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये पश्चिम की ओर, या ईस्ट ही समझ लेते हैं, इधर की ओर ईस्ट लेते हैं तो ईस्ट को ही कंसिडर कर लेते हैं। ये ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू किया ऑब्जेक्ट ने, और इसने टोटल 4 पॉइंट को क्रॉस किया, 4 प्लेस पर ये पहुंचा। तो हो सकता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ रहा हो 10 किलोमीटर। इसको कंसिडर कर लेते हैं कि ये 10 किलोमीटर था यहां से यहां तक,
और फिर मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस था पॉइंट बी से पॉइंट सी तक, ये सपोज कर लेते हैं कि 20 किलोमीटर था, और हो सकता है कि पॉइंट सी से पॉइंट डी तक की डिस्प्लेसमेंट जो हो वो 15 किलोमीटर की हो, और इसको टोटल टाइम लगा हो 2 आवर्स का, टोटल टाइम्स 2 आवर का लगा। अब कितने की स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड में चला या नॉन यूनिफॉर्म में चला, डजेंट मैटर, क्योंकि ये एवरेज जब बात कह रहा है तो एवरेज हम तब निकालने का काम करते हैं जब ऑब्जेक्ट किस में हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो। तो आई होप कि आपने इस बात को समझ लिया कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। वहीं अगर दूसरा इसका डेफिनेशन लिखना हो तो द सम ऑफ इनिशियल एंड फाइनल velocity divided by 2 is called average velocity। जब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके उसके सम को फाइंड आउट कर लें तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। तो आपको जो याद रहे एग्जाम में आप वो डेफिनेशन लिख सकते हो, आपकी इच्छा, आपको जो याद रहे एग्जाम में आप वो डेफिनेशन लिख लेना। अब इसे डेराइव करने का काम करते हैं कि सिंबॉलिक रूप में किस तरह से लिखा जाए। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं फॉर्मूला के रूप में, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स क्या कह रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी भी लिख लेते हैं यहां, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक, एक बात तो ये हो गई कि इसको इस तरह से लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, जैसा हम लोगों ने डेफिनेशन में लिखा उसी को हम लोगों ने क्या किया, फॉर्मूले के टर्म में लिख दिया। दूसरा क्या लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी को जब डिनोट करेंगे वहां हम लोगों ने स्पीड को डिनोट किया था v से, यहां हम लोग v के ऊपर एरो डालने का काम करेंगे, और एवरेज के लिए av टर्म यूज किया था एवरेज स्पीड में भी, तो यहां भी हम लोग av का यूज करेंगे। डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को s से, तो s टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है, और उसके बाद t टोटल, जो भी टाइम लगाओ टोटल टाइम। और दूसरे तरीके से अगर लिखने की इच्छा हो तो इस तरह से लिख सकते हैं, VAV इक्वल्स इनिशियल वेलोसिटी, जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी इसलिए इनिशियल और फाइनल डायरेक्टली लिख देते हैं, वेलोसिटी आप समझ जाएंगे, बाय 2। ये तो हम लोगों ने दूसरा डेफिनेशन में लिखा है, द सम ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। और इसी को अगर फॉर्मूले के रूप में लिखना हो, ध्यान में रखना कि जब वेलोसिटी की बात हो तो ऊपर एरो डालना बिल्कुल ना भूलें। तो इनिशियल को u से, उसके ऊपर एरो, और v उसके ऊपर एरो, और फिर डिवाइडेड बाय 2। इससे पहले हम लोगों ने समझा हुआ था कि अगर एरो नहीं देंगे तब क्या कंडीशन होगा, क्या हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, कमेंट करके बताओ। अगर हम लोग v के ऊपर एरो ना लिखें तो उस कंडीशन में उसे क्या कहा जाएगा, कमेंट कर दिया। तो चलिए अब सुन लो कि क्या लिखा है। u, अगर सिर्फ u की बात करें तो u का मतलब होता है इनिशियल स्पीड, और u लिखें साथ ही साथ इसके ऊपर एक एरो दे दें, u लिखा और साथ ही साथ इसके ऊपर हमने क्या किया, एरो दे दिया, तो ये क्या बन जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। फिर चलते हैं v की ओर, v लिखा तो क्या हो जाएगा, फाइनल स्पीड, और v लिखे और उसके साथ में हम लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर एक एरो दे दिए। क्या करें, एक एरो दे देंगे, जो ही एरो देंगे तो दिस बिकम फाइनल वेलोसिटी।
आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, तो आप इसे कहीं ना कहीं साइड में लिख लो। ठीक, यहाँ तक आई होप कि आपने लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो साइड हट गए हैं, जल्दी से लिख लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। चलिए, आई होप कि आपने लिख लिया होगा, कंप्लीट कर लिया होगा। तो जब आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब हम लोग देखेंगे कि वेलोसिटी कब चेंज होगा, और साथ ही साथ क्या स्पीड और वेलोसिटी एक हो सकता है। क्या ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट होगा जहां स्पीड भी वही हो और वेलोसिटी भी सेम हो, स्पीड और वेलोसिटी दोनों एग्जैक्टली सेम हो जाए, ऐसा कब सिचुएशन क्रिएट होगा, इसे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर यहाँ तक आप हमारे साथ बने हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये चैनल आपको एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो चलिए, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर रोज़ जो नया एक वीडियो आ रहा है आपके सिलेबस को थोड़ा और आसान करने के लिए, वो आपसे मिस ना हो जाए। चलिए आगे बढ़ें। थैंक यू, टेक केयर।